हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 1-2 दिसंबर के पूरे पेपर का हल करने वाले हैं। तो साथियों, यदि आपका इन डेट में एग्जाम होने वाला है तो आज का यह ओरिजिनल फुल पेपर को जरूर हल करिएगा, क्योंकि आज के पेपर आपके 27 और 28 नवंबर के आधारित पर होने वाला है। और जो ग्रुप डी के लेवल में जिस लेवल के सवाल अभी तक पूछे गए हैं उसी लेवल के सवाल आज के इस क्लास में यह ग्रुप डी का पूरा पेपर होने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन को हल करेंगे, जैसे ग्रुप डी का ऑफिशियल पेपर होने वाला है। उसके बाद रीजनिंग के सवाल को हल करेंगे, फिर जीएस के, उसके बाद आपके करंट अफेयर के। जीएस के नाम पे तो करंट अफेयर के सवाल पूछा रहे हैं, तो संपूर्ण पेपर यह ग्रुप डी का होने वाला है। तो अपने शिफ्ट में बैठने से पहले इस पेपर को जरूर लगाइएगा, काफी आपको फायदा होने वाला है। प्लस ये चेक करने का मौका आपको मिलेगा कि सवाल का लेवल कैसा होने वाला है और 1 तारीख के पेपर में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और एक काम आप करेंगे कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस बार का टारगेट हमारा है 100 क्वेश्चन में से लगभग 100 क्वेश्चन सही करने का, और आप कर भी सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इस पेपर को हल करते हैं, देखते हैं आज के इस क्लास में हम लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस के क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो साथियों, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो उद्यान मटर का प्रयोग किया था। तो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो ये फेफड़ों में पाई जाती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? बताइए, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है सी लिनियस को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? तो किसमें पौधे के शरीर और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? तो गार्सिलिया में किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, किसके प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? बताइए, किसके प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? तो याद रखिएगा एंजियोस्पर्म में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, डैश समूहों से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? यानी किन समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? तो भाई आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो भाई प्लाज्मा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है। इस पीडीएफ केवल 50 रुपये में होने वाला। प्लस इस पीडीएफ की खास बात है कि करंट अफेयर का एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, रीजनिंग का एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो जीएस के नाम पे तो करंट अफेयर हो रहा है, तो बस ये पीडीएफ करंट अफेयर रीजनिंग होगा। प्लस आप कहेंगे कि सर साइंस का भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, तुरंत आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके, केवल 50 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके? तो कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके? तो श्लेष्मा करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो साथियों, किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो सल्की उपकला में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? तो साथियों, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? तो स्त्री केसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, कुछ पौधों की जड़ें
उपजी और पत्तियां की प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती हैं? तो बताइए, कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियां की प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होता है, तो उसे क्या कहेंगे भाई? वनस्पति प्रचार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रा क्या होती है? बताइए, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रा क्या होती है? तो किलोवाट घंटा होती है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो शून्य होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो साथियों, प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर, यानी एरिया पर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होती है? मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होती है? तो भारहीनता के रूप में इस स्थिति में रहती है, यानी भारहीनता की स्थिति में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। डैश परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है? तो याद रखिएगा, श्रेणी परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। ऑप्शन सी श्रेणी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। डायनामो में विद्युत धारा किसके सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है? बताइए, डायनामो में विद्युत धारा किसके सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होता है? यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे जो दाब होता है वो कम हो जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। एक शुद्ध पदार्थ कौन सा? तो एक शुद्ध पदार्थ वो मीथेन है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कॉल करिए। निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले वह चयन कीजिए। बताइए, इनमें से उच्चतम संयोजकता वाले चयन करिए, कौन इनमें से? तो भाई याद रखिएगा नाइट्रोजन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? तो इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो साथियों, किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो धावन सोडा का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ओके और साथियों, आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ब्लीचिंग पाउडर को इनमें से किस प्रकार निरूपित किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को इनमें से किस प्रकार निरूपित किया जाता है? तो CaOCl2 के रूप में। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना किससे की थी? बताइए, न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना किससे की थी? तो भाई ऐतिहासिक, किसे? संगीत के स्वरों या हिंदी कविताओं या कंप्यूटर भाषा के कोड से? तो भाई याद रखिए, संगीत के स्वरों से की थी न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है? आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है? तो भाई 17 समूह में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। तो 25 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ से रीजनिंग के सवाल शुरू। भाई देखिए, हम आपको रीजनिंग से अलग जो क्लास प्रोवाइड किए हैं उसके सारे क्वेश्चन को देखते रहिए, एक भी क्वेश्चन उस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आज के जितने भी सवाल करा देंगे सारे टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में फंसने वाले हैं। तो देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 428, 405, 372, क्वेश्चन मार्क, 276, 213। क्या आएगा बताइए?
जैसे 428 है, 405 है, 372 है, इसके आगे वाली संख्या कितनी आएगी? जैसे 428 से 405 यानी इसमें -23 किया है, 405 से आपको 372 कैसे जा सकते हैं? तो इसमें -33 किया है। 405 में से यदि हम -33 को करते हैं तो 372 आता है। देखिए 5 में से 3 घटाएंगे 2, यहाँ पे 40 और 3 है, 40 में से 3 घटा देंगे तो 37 बन जाएगा। यानी देखिए इसमें -23 -33 यानी इसमें हो सकता है कि 372 में -43 को कम किया हो। अब 372 में से -43 को कम किया जाए भाई, देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यानी 12 में से 3 घटेगा 9 और 36 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा? 32 यानी 329 आना चाहिए। यानी देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर दे रखा है। अब साथ ही जो 329 में से आप कितना घटाएंगे? -53 घटाइए, देखिए 276 आएगा। फिर इस 276 में से -63 घटाइए तो आपका 213 बन जाएगा। इसका मतलब हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही है। -23 -33 -43 -53 -63 का, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 329 बिल्कुल राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी दे रखा है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 27। भाई कम से कम 3 सवाल पूछा जा रहा है इस तरह का आपके शिफ्ट में, 30 क्वेश्चन में से 3 सवाल। याद रखिएगा इस सवाल को कैसे आपको हल करना है, तरीका सीख लीजिए। यहाँ पे जैसे देखिए #अनुपात KSB डबल अनुपात NVE अनुपात परसेंटेज दिया है, तो आपको क्या करना है भाई, जैसे हर एक ऑप्शन का मदद लेना है। यदि आपने पहला ऑप्शन को उठाया, हैशटैग की जगह FNW रखा, परसेंटेज की जगह SUY रखा, यदि इन दोनों हैशटैग और इसको बराबर किया, NVE परसेंटेज को बराबर किया, यानी कोई पैटर्न समान मिल गया। मान लीजिए कि आपने जब हैशटैग की जगह रखकर यहाँ पर FNW का रिलेशन KSB बनाया, यदि इनका रिलेशन मान के चलिए +1 आया, तो उसी प्रकार इसका भी रिलेशन यहाँ पे NVE है, इस परसेंटेज को जगह रखकर करेंगे। इनका पैटर्न यदि +1 का आ गया तभी आपका राइट आंसर होगा। पैटर्न आपका समान होना चाहिए, एक भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए हल करते हैं, पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं, हैशटैग FNW का रिलेशन हम KSB से बनाएंगे। देखिए ध्यान से, FNW इसका रिलेशन बनाएंगे KSB से। KSB जैसे F होता है 6, K होता है 11, N होता है 14, S होता है 19, W होता है 23, B होता है 2। देखिए 6 से 11 +5 किया, 14 से 19 इसमें +5 किया, 23 से 28 इसमें +5 किया। देखिए 28 पे कौन होता है? B होता है। जैसे A से लेकर Z तक 26 होता है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं 27A 28B, यानी पहले में तो भाई +5 लिए इसमें समीकरण लगाए, तो उसी प्रकार सेम अब इसमें देखिए पहले ऑप्शन में परसेंटेज की जगह SUY रखेंगे, यहाँ पर इनका रिलेशन आपस में बनाएंगे। अब देखेंगे +5 होगा तभी हमारा आंसर होगा, यदि कुछ अलग पैटर्न मिला तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोनों पैटर्न को हमें समान करना पड़ेगा। देखिए NVE इसका रिलेशन बनाएंगे, परसेंटेज की जगह रखिए पहला ऑप्शन में SUY। देखिए N होता है 14, S होता है 19, ये तो हो सकता है भाई, लेकिन भाई देखिए यहाँ पे तो भी 22 है, यहाँ पे U देखिए 21 हो जा रहा है, इसमें तो भाई -1 हो जा रहा है, ये तो भाई समीकरण नहीं है, यानी पहला तो ऑप्शन मैच नहीं किया। अब भाई ऑप्शन दूसरे बढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए K है, यहाँ पे F है, F होता है 6, K होता है 11, यानी +5 हुआ है, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे देखिए N होता है 14, S होता है 19, तो भाई 14 से 19 +5 ये हो रहा है, ठीक भाई, पहला तो +5 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे U है कितना 21, यहाँ पे S कितना 19, यानी -2 हो रहा है। U का रिलेशन S से बनाएंगे ना भाई, U होता है 21, S होता है 19, यानी -2। अब दूसरा इसमें बनाइए भाई, परसेंटेज की जगह रखकर देखिए B होता है 22, U होता है 21। एक सेकंड, यहाँ पे A है ना भाई, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो देखिए A होता है 1, B होता है आपका 22, तो ये भी मैच नहीं किया। अब ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा भाई। देखिए FNW KSB का रिलेशन जब हमने बनाया था पहला ऑप्शन की मदद से लेकर, तो +5 मिला था। अब देखिए ऑप्शन सी का परसेंटेज का रिलेशन बनाते हैं, यहाँ पे रख कर प्रश्न में देखिए NVE इसका रिलेशन बनाएंगे, परसेंटेज की जगह रखकर SAJ, ये हो सकता है भाई। देखिए E होता है आपका 5, J होता है 10, N होता है 14, S होता है 19, B होता है देखिए 22, A होता है 1, 14 से 5 जोड़ देंगे 19,
22 में 5 जोड़ी 27, 27 पे ए होता है यानी ठीक है। और 5 से 10 प्लस 5, देखिए भाई प्लस 5 का समीकरण मिल गया कि नहीं। जैसे हमने पहले ऑप्शन का मदद लिया था तो +5 आया था एफ एन डब्ल्यू का इस हैशटैग की जगह रखकर, तो इसी प्रकार इस परसेंटेज की जगह ऑप्शन सी वाले में यस ए जे रख के तो +5 का समीकरण मिल चुका। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही आपको फॉलो करना है भाई पेपर में भी, याद रखिएगा। यदि आपको हर एक अक्षर का कोड मालूम होगा ना तो आप पूरा ऑप्शन को नहीं मिलाएंगे, केवल एक एक अक्षर को मिला के हल कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 28। भाई 3 सवाल ये भी पूछ रहे हैं पेपर में हर शिफ्ट में। ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यानी भाई 7 लोग बैठे हैं, है ना। 7 लोग को चलिए बैठा देते हैं भाई। देखिए एक गोल मेज है, इसमें हमको 7 लोग को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे। बी जो है यफ के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है, यफ के बाएं से तीसरे स्थान पे बी बैठा है। तो भाई यफ को माने यहां बैठा दे रहे हैं तो यफ का बाएं तीसरे स्थान पे बी यहां बैठ जाएगा। भाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इधर जाएंगे तो दायां हो जाएगा, इधर जाएंगे तो लेफ्ट होगा, तो हमें लेफ्ट जाना है। जिसको बैठाएंगे उसी का राइट और लेफ्ट देखना है। राइट मतलब दायां, लेफ्ट मतलब बायां, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक। उसका देखिए सी जो है वो डी के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है। भाई डी के बाएं से दूसरे स्थान पे सी बैठा है। तीसरा लाइन पढ़िए, ए और सी के बीच केवल यफ बैठा है। यानी भाई ए और सी के बीच यफ बैठाना, यानी इसी सेम पैटर्न में आना चाहिए। ए और सी के बीच में यफ होना चाहिए। पहले भाई डी के बाएं से दूसरे स्थान पे सी बैठा है, तो भाई डी को हम यहां बैठा देते हैं। डी को यदि हम यहां बैठाएंगे तो इसका बायां पे कौन हो जाएगा, दूसरे स्थान पे सी यहां बैठ जाएगा, ठीक। बाएं पे देखना ना भाई, गलत हो जाएगा, यहां बैठाइए ना, क्योंकि डी को हम जब यहां बैठा रहे हैं तो इसका बायां इधर होगा, इधर तो भाई दायां हो जाएगा, गलत हो जाता, ठीक। तो इधर बाएं देखिए दूसरे स्थान पर डी के सी बैठ चुका है। फिर देखिए ए और सी के बीच केवल यफ बैठा है, तो ए को अब यहां बैठा देंगे तो देखिए ए और सी के बीच यफ बैठ गया, ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। जी जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी तो ऑलरेडी यहां बैठा है तो जी को यहां बैठा दीजिए। अब यहां पे देखिए खाली बैठा, कौन नहीं बैठा भाई, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं बैठा है, तो जी को यहां बैठा दीजिए। सवाल देखिए डी के बाएं से गिनने पर ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। भाई डी के बाएं से गिनने पर, यानी डी के बाएं से गिनने पर ए और डी के बीच में कितने हैं, 3 लोग हैं। देखिए एक जी है, एक सी है, एक एफ है, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो भाई डी के बाएं से गिनने पर ए और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ए और डी के बीच भाई 3 व्यक्ति बैठे हैं, एक जी बैठा है, एक सी बैठा है, एक एफ बैठा है। किसी प्रकार का दिक्कत, ऑप्शन भी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। इस सवाल कॉल करिए। देखिए उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, यानी भाई आपको इन दोनों का पहले रिलेशन चेक करना है। जो रिलेशन आपको इसमें मिलेगा सेम टू सेम वही ऑप्शन में भी आपको देखना है। चलिए चेक करिए क्या होगा राइट आंसर, हल करिए, बताइए दोस्त, हल करिए फटाफट। देखिए पहले एच एम पी का रिलेशन बनाएंगे, एच एम पी का रिलेशन बनाएंगे के ओ एन से। एच होता 8, के होता है 11, एम होता 13, ओ होता 15, पी होता 16, एन होता 14। 8 से 11 प्लस 3, 13 से 15 प्लस 2, फिर देखिए 16 से 14 -2 हो गया भाई, यानी +3 + 2 -2। पहले में रिलेशन ये है +3 + 2 -2। दूसरा चेक करिए यू यस क्यू, इसका रिलेशन यक्स यू ओ। देखिए यू होता 21, यक्स होता 24, देखिए +3 इसमें हुआ, यस होता 19, यू होता 21 + 2 इसमें हुआ। अब देखिए क्यू होता 17, ओ होता 15 -2, यानी हमें वो ऑप्शन चेक करना है जिसमें भाई +3 + 2 और -2 का रिलेशन लगा हो। चेक करिए भाई कौन सा ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन डी एल भी, इसका रिलेशन जी एन टी से बनाएंगे, जी एन टी। डी होता 4, जी होता 7 +3 इसमें हुआ है, एल होता 12, एन होता 14 + 2 इसमें हुआ है, भी होता 22, टी होता टी 20 यानी -2। पहला ही ऑप्शन मैच कर गया भाई, +3 + 2 -2।
यानी सॉल्व का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 30। एक सवाल हर शिफ्ट में ये पूछ रहे हैं भाई, किसी निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी की बहन है, यानी बी की बहन ए हो जाएगा। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी का पिता है। ए गुणा बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी की पुत्री है। ए भाग बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी का पुत्र है। तो उपयुक्त के आधार पर यदि p प्लस क्यू माइनस आर भाग एस गुणे टी है तो p का t से क्या संबंध है, p का t से क्या संबंध है। चलिए भाई बस आप इस रिलेशन को चेक करिए। देखिए p क्यों है तो बीच में प्लस है, प्लस का अर्थ प्रश्न में क्या दिया है, तो a प्लस बी का अर्थ है कि b की बहन a है, यानी क्यों की बहन कौन हो जाएगी भाई, क्यों की बहन। याद रखिएगा भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जो भाई अक्षर है, जो जो साइन है उसका मतलब देखना है, यानी क्यों की बहन कौन हो जाएगी, पी हो जाएगी, यानी बहन है भाई क्योंकि पी। फिर देखिए यहाँ माइनस है, आर है। फिर देखिए यहाँ पे माइनस का मतलब क्या दिया है प्रश्न में, बी का पिता ए है, यानी आर का पिता कौन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, आर का पिता क्यों है। फिर यहाँ पे आर के बाद भाग है, यश है। भाग का मतलब क्या दिया है, बी का पुत्र ए है, यानी यश का पुत्र कौन है भाई, आर है। ठीक, यश का पुत्र आर हो गया। फिर देखिए यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे टी है। गुणा का मतलब क्या दिया है, बी की पुत्री है, यानी टी की पुत्री यश है, टी की पुत्री यश है। देखिए ये हमारा समीकरण बन चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको क्या काम करना है, ये जो लास्ट वाला अक्षर होगा ना इसको अपने आप को मानिए, यानी हम है, ये मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री का पुत्र है, मेरे पुत्र का यानी मेरी पुत्री की पुत्र के ये पिता हो जाएंगे क्यों, यानी भाई ये हमें टी से यस का रिलेशन क्या हो गया, मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री का पुत्र ये है आर, आर का क्यों से क्या है, यानी आर का पिता क्यों हो जाएंगे। और जो यहाँ पे क्यों के बहन कौन होगी, पी होगी। तो पी से टी से क्या रिलेशन होगा, यानी भाई देखिए ना ये हम हो जाएंगे, मेरी पुत्री यस, मेरी पुत्री का पुत्र आर हो जाएगा, और मेरे बहन के पुत्र का पिता कौन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, और मेरे बहन का पुत्र का पिता की बहन कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पी का टी से रिलेशन क्या होगा भाई, पुत्री के पति के ये बहन है कि नहीं पी, भाई मेरा हम इसको अपने आप को हमने माना टी को, जैसे हमने आपको बताया ना कि ये हम टी है, ये मेरी पुत्री यश है, मेरे पुत्री के पुत्र आर है, आर के पिता क्यों है, यानी मेरे भाई मेरे बहन का जो पति हो जाएगा क्यों हो जाएगा, क्यों का ये बहन पी हो जाएगा, यानी भाई मेरी पुत्री के पति की बहन हो जाएंगे ये पी, तभी तो पी का टी रिलेशन बनेगा भाई, है ना भाई। तो इस सवाल का देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। समझ में आप सभी को, ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। इस सवाल को हल करिए। यह प्रश्न नीचे दिए गया 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। बाएं से 103, 678, 217, 111, 537 दाएं। मैंने इसमें सवाल आप सभी से क्या पूछा, देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या निकालिए कौन सा है, 678 इसमें, और सबसे छोटी संख्या कौन सा भाई, 103 है। अब देखिए सवाल क्या बोला है, यदि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक कौन है, 7 है। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक यानी सबसे छोटी संख्या का पहला अंक 1 है, तो इनको जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, यानी 7 + 1 करी तो 8 हो जाएगा, इनका परिणाम क्या होगा, 8 होगा, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। 2 सवाल इस तरह के हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पे भाई अक्षरों का श्रृंखला दिया है, इस क्वेश्चन मार्क दिया क्या आएगा, जैसे देखिए आर का रिलेशन पी से, पी से रिलेशन एन, एन का रिलेशन क्या होगा चेक करिए। जैसे आर पहला अक्षर को हम रिलेशन बना रहे हैं, आर पी एन, आर होता 18, पी होता 16, एन होता 14, भाई इसमें तो -2 हो रहा है। देखिए 18 से 16 -2, 16 से 14 -2, उसी प्रकार 14 में से 2 को कम करेंगे 12, 12 पे यल, यानी जो हमारा आंसर मिलेगा वो यल से मिलेगा। भाई देखिए सभी ऑप्शन यल से स्टार्ट किए हैं भाई। अब हमें दूसरा अक्षर को चेक करना है, तो सभी में का दूसरा अक्षर उठाइए, यल, इसमें का के, इसमें का जे, उसके बाद इसका कोड करिए, यल होता है 12, के होता है 11, जे होता है 10, 12 11 10 यानी 9 हो जाएगा, 9 पे आई, यानी एल आई आंसर होगा। या तो भाई पहला ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन डी होगा।
क्योंकि इन्हीं दो ऑप्शन में एल आई मिल रहा है। अब हमें भाई तीसरा अक्षर को भी कोड करना पड़ेगा। देखिए भाई, इसमें एन है, इसमें तीसरा अक्षर पी है और इसमें आर है। इनका कोड कर दीजिए। एन होता है 14, पी होता है 16, आर होता है 18। 14 16 प्लस 2, 16 18 प्लस 2, उसी प्रकार 18 में 2 जोड़ देंगे 20, 20 पे टी। यानी एल आई तो हमने पहले ऑलरेडी चेक कर लिया था, पहले और दूसरे अक्षर के कोड करके। तो तीसरा अक्षर को जब कोड किया तो हमारा लास्ट में टी मिला है, यानी एल आई टी हो जाएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या बनेगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा। बताइए किसी प्रकार की दिक्कत? चलिए अगला सवाल को हल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 33। एक निश्चित कोड भाषा में जेल को 3457 और आर्क को 1265 के रूप में कोडबद्ध किया गया। तो दी गई कोड भाषा में ए के लिए कोड क्या होगा? जैसे देखिए ए का कोड हमसे पूछा है, तो पहले दोनों में कॉमन चेक कर लिए। जेल में देखिए ए है और आर्क में भी ए है, यानी दोनों में भाई ए तो कॉमन मिला। इसका मतलब कि इन दोनों के कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। तो कौन सा नंबर कॉमन है? देखिए 5, जेल में 5 है और आर्क में के कोड में भी 5 है, यानी ए का कोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो कि इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल मैच करके भाई। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 34। भाई हर शिफ्ट में 2 सवाल। देखिए दिए गए कथनों और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। यदि आपने कथन बना लिया तो समझिए निष्कर्ष अपने आप निकल के आ जाएगा। देखिए भाई कैसे बनाना है। कुछ प्रोटीन कार्ब्स है, यानी कुछ प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन को पी से डिनोट करें, यानी कुछ प्रोटीन कार्ब्स है, यानी कुछ प्रोटीन भाई कार्ब्स हैं, यानी के से डिनोट करें इसको, कार्ब्स को। ठीक, कुछ प्रोटीन विटामिन, यानी ये कुछ प्रोटीन भाई विटामिन भी है। ठीक है, दूसरा भी भाई कथन बन चुका। तीसरा कथन देखिए, कुछ जो कार्ब्स है वो शुगर है, यानी कुछ कार्ब जो है ना भाई वो शुगर है, यानी यस से डिनोट कर दिया भाई। भाई हमारा तो कथन बन चुका। अब देखिए निष्कर्ष क्या पहला दिया है, कुछ प्रोटीन क्या शुगर है? क्या भाई कुछ प्रोटीन, ये जो पूरा प्रोटीन है क्या शुगर है? नहीं भाई, भाई प्रोटीन यहां पर है और शुगर यहां पे, इनका कोई रिलेशन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो पहला तो निष्कर्ष नहीं हुआ। कुछ कार्ब्स क्या विटामिन है? कुछ कार्ब्स क्या विटामिन, ये यहां पे देखिए विटामिन है भाई। देखिए कार्ब इधर है और विटामिन यहां पर है, तो इनका रिलेशन मैच कर रहा है, यानी दूसरा भी निष्कर्ष नहीं मैच कर रहा है भाई। यानी भाई न तो निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा अनुसरण कर रहे हैं। यानी देखिए तीसरा नंबर आपका बिल्कुल ठीक दिया है ना दोस्त? समझ में आप सभी को? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 35। यदि प्लस और माइनस को प्रतिस्थापित किया जाए तो गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया? भाइयों प्लस माइनस को बदलना है, गुणा भाग को बदलना है इस समीकरण में, उसके बाद हल करना है। चलिए हल करते हैं भाई। प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले समीकरण को बना लेते हैं। 55 भाग है तो गुणा में बदल दीजिए 7, 7 के बाद प्लस है तो माइनस में बदलिए 9, 9 के बाद गुणा है तो भाग में बदल दीजिए 3, प्लस है तो माइनस में। ये समीकरण बन चुका है। देखिए 55 गुणे 7 कितना होगा? 7 पच्चे 35 का 5 3, 7 पच्चे 35 3 38, 385 माइनस 3 का भाग 3 में दे देंगे, 9 में देंगे 3 माइनस 1, 385, ये माइनस 3 माइनस 1, 385 में से 3 को कम करिए कितना आएगा? 382, 382 में से 1 को कम कर देंगे 381 हो जाएगा। यानी इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आया? किसी प्रकार की दिक्कत? तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में क्वाइल को 3457 और ओपेन को 1246 के रूप में कोडबद्ध किया गया। दी गई कोड भाषा में ओ के लिए कोड क्या होगा? तो पूछा ओ, तो दोनों में कॉमन चेक कर ली। देखिए क्वाइल में ओ है और ओपन में भी ओ है, यानी भाई दोनों में ओ तो कॉमन मिल गया। इसका मतलब कि इन दोनों के कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। 3457 1246, यानी देखिए 4 4 हमें कॉमन मिल रहा है, यानी ओ का कोड 4 हो जाएगा। सिंपल सा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 37। इस सवाल को जरा हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा? क्योंकि 15 का रिलेशन OI 26 से है, MG 37 का KE 48 से है। तो भाई जब अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले नंबर को हल किया जाए। देखिए 15 26, यहाँ पे 37, यहाँ पे 48,
तो भाई इसमें नंबर बढ़ रहा है यानी कुछ ना कुछ ऐड किया। देखिए 15 से 26 यानी +11, 26 से 37 +11, 37 से 48 यानी +11, यानी भाई इसमें तो +11 करा है, यानी हम 48 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 59 आएगा। यानी लास्ट में देखिए ऑप्शन में 59 मिलेगा, वही ऑप्शन होगा, या तो भाई बी ऑप्शन होगा या तो डी होगा, क्योंकि इन्हीं दो ऑप्शन में देखिए 59 59 है जब हमने नंबर को हल किया। तो अब देखिए ऑप्शन बी में देखिए पहला अक्षर सी आई है और ऑप्शन डी में देखिए पहला अक्षर आई है, तो भाई हम इसमें ना पहला अक्षर को रिलेशन नहीं बनाएंगे, हम केवल दूसरे अक्षर का रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि या तो डी आ जाएगा या तो सी आ जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए इसमें सी है, इसमें डी है, क्योंकि हमारा जो आंसर मिलेगा इसी 59 में मिलेगा, है ना भाई, क्योंकि तभी देखिए सभी पहला ऑप्शन आई से शुरू किया है। तो हम दूसरे अक्षर को चेक करेंगे। देखिए क्यू के का सेकंड अक्षर के है, ओ आई यहाँ पे आई है, यहाँ पे जी है और यहाँ पे ई है। देखिए के होता है 11, आई होता है 9, जी होता है 7, ई होता है 5, 11 से 9 -2, 9 से 7 -2, 7 से 5 -2, 5 से -2 कर देंगे, 3 3 पे कौन सी, यानी भाई आई सी हमारा आंसर होगा, यानी आई सी 59 हो जाएगा। भाई देखिए तरीका हम आपको बताने कि आपका समय बचत होगा, ध्यान रखिएगा साथी, जल्दी जल्दी इसलिए करें कि टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होने वाला है भाई। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अक्टूबर 2024 में जो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वो विजया किशोर रहाटकर को किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो भाई मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। हड़प्पा कालीन व्यापार संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान तक फैले थे। हड़प्पा कालीन व्यापार संबंध किस स्थान तक फैले थे, तो भाई मेसोपोटामिया तक फैले थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कॉल करिए। 0.01 सेकेंड की अवधि वाली ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, बताइए भाई। तो भाई डायरेक्ट यदि 0.0 दो ढो जीरो आ गया तो समझिए 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा भाई। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। तमिलनाडु अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 के अंतर्गत अपेक्षित निवेश लक्ष्य कितना है, यानी कितने रुपए करोड़ का होने वाला है। तमिलनाडु अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 के अंतर्गत अपेक्षित निवेश लक्ष्य कितना है, तो भाई ₹10,000 करोड़ है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2025 में सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता। तो साथियों किस संगठन ने 2025 में सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता, तो भाई प्रो पब्लिका संगठन ने जीता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। आदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो फाइनल कप 2025 में रजनीगंधा अचीवर से हारने वाली टीम का नाम क्या है। आदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो फाइनल कप 2025 में रजनीगंधा अचीवर्स से हारने वाली टीम का नाम क्या है, तो याद रखिएगा जिंदल पैंथर है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने थे। तो साथियों जो 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने थे, तो एंड्रियन ब्रॉडी बने थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 ब्राजील में गोल्ड विजेता भारतीय कौन बने थे। तो साथियों विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में गोल्ड विजेता भारतीय कौन बने थे, तो हितेश गुलिया बने थे। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल खिताब विजेता मेडिसन कीज ने किसे हराया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की जो महिला एकल विजेता थी वो मेडिसन कीज थी, लेकिन उन्होंने फाइनल मैच में किसे हराया था, तो भाई आर्यना सवालेंका को हराए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 कॉल करिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस का सम्मान किस देश से प्राप्त हुआ था। ये भाई मिल चुका है इन्हें,
तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस का सम्मान किस देश से प्राप्त हुआ था? तो गुयाना देश से। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो साथियों प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। राज्यपालों के 52वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों राज्यपालों के 52वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्रौपदी मुर्मू ने की थी। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनल यह आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका, पूरे 50 क्वेश्चन का। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए। देखिए 50 क्वेश्चन बहुत जल्दी कराएं, इसके बाद एक और पेपर आप सभी के बीच आएगा, उसको आप जरूर हल करिएगा। प्लस जो ग्रुप डी का हमने अलग से आपके लिए प्लेलिस्ट बनाया है, उसके सारे क्वेश्चन को आप जरूर हल करिए, बहुत ही आपको फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्त इस पेपर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और पेपर के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो साथियों आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा, प्लस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जब भी आपको क्लास मिलेगा तो तुरंत नोटिफिकेशन आप सभी के पास आ जाएगा, इसलिए भाई आप नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा, ठीक है। तो आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।